और इस फ्राइडे सुबह हम बेहद दुखद खबर के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। 92 की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने कल अंतिम सांस ली। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए देश ने अपना एक सबसे वरिष्ठ नेता खो दिया है, ये कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का नायक माना जाता है। यही वो खबर है जो आज मेरे ख्याल में सबसे अहम खबर रहेगी, क्योंकि भारतीय बाजार, भारतीय इकॉनमी के एक बड़े नायक आप कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने कई पदभार संभाले हैं अपने कार्यकाल में। एक बेहद प्रोलिफिक जीवन इनका रहा। एक इकोनॉमिस्ट थे, फिर ये एक सलाहकार के तौर पर आए, देश के दरअसल वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री। इनफैक्ट 2 कार्यकाल इन्होंने बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर निभाए हैं। और सीएनबीसी आवाज़ का भी एक बहुत अनोखा दरअसल संबंध है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। जब ये चैनल लॉन्च हुआ था तब बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही दरअसल हमारे लिए वो बड़ा इनॉग्रेशन समारोह किया था। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इस चैनल की लॉन्च की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे साथ जुड़े थे और हम सबको सराहना दी थी कि कैसे मीडिया एक बहुत बड़ी योगदान दे रहा है, एक बहुत बड़ी भूमिका में रहता है एक डेमोक्रेटिक नेशन में। लेकिन मुझे याद है, अब मुझे नहीं पता हमारे दर्शकों में कितने लोगों को इनके बड़े कार्यकाल के बारे में पता होगा। जो सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी वो 1991 से 1996 के बीच दरअसल की थी बतौर वित्त मंत्री, जब भारत में बड़े पैमाने पर लिबरलाइजेशन का ऐलान हुआ था। आर्थिक सुधारों के व्यापक नेता मनमोहन सिंह माने गए थे और मुझे लगता है उनको उसी के लिए सबसे ज़्यादा दुनिया याद करती है। मेरे साथ अनुज दरअसल जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। अनुज कुछ देर में आएंगे तो उनसे बात करेंगे, लेकिन 92 साल की उम्र में दरअसल उनका निधन हुआ। 7 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। आज दरअसल देश दुनिया के सभी आला नेता, कल शाम से ही दरअसल कई सारे कंडोलेंसेस, कई सारे बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में हम सबके सामने उभर कर आए हैं। 2004 से 2014 के बीच दरअसल ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे, तो इनको हम ज़रूर याद करेंगे। और इनके लिबरलाइजेशन के बाद ही भारतीय इकॉनमी दरअसल खुली और उसके बाद हम जहाँ हैं इनकी दरअसल योगदान के चलते ही है। इस पर आगे डिटेल में बातचीत ज़रूर होगी। और आज दरअसल क्या, कहाँ पर और कैसे दरअसल इनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उस पर भी आगे मैं आपके लिए काफ़ी जानकारी लेकर आऊँगी। लेकिन अनुज मेरे साथ है। अनुज, मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं ये साल बहुत दुखद है। पहले रतन टाटा का गुजरना और एक बेहद व्यापक नेता का अब हमारे बीच ना रहना। बिल्कुल हर्षदा, और जैसा आपने कहा, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि सबसे सर्वोच्च नेता हमारे जो देश के हैं उनको हमने खो दिया है। और बिल्कुल आपने सही कहा, उससे इसी साल हमने देश के सर्वोच्च इंडस्ट्रियलिस्ट को भी खोया था, तो उस हिसाब से साल काफी खराब रहा है। वो आप विजुअल्स दिखा रहे थे जो 2005 में सीएनबीसी आवाज का लॉन्च हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उसमें लॉन्च किया था। हयात में हुआ था वो इवेंट न्यू दिल्ली में, मुझे याद है। और किसी ने नहीं सोचा था कि उसके बाद हमारी जर्नी इतनी अच्छी रहेगी, लेकिन शायद ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही विजन था, जो उन्होंने पहले ही ये बात कही थी, उस इवेंट में भी ये बात कही थी कि ये चैनल आगे जाकर बहुत बड़ा होगा। और देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसा आपने कहा, हम जो नई पीढ़ी है वो शायद उनको सिर्फ एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जाने, लेकिन हम लोग जो 80s किड्स हैं, जिन्होंने 91 के रिफॉर्म्स का असली बेनिफिट उठाया जब हमारे करियर की शुरुआत हुई, और उसी समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने। हमारे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक फादर फिगर हैं और पूरे देश के लिए आई थिंक एक फादर फिगर हैं।
और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक जो मॉडर्न इंडिया है उनके आर्किटेक्ट की अगर बात की जाएगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फर्स्ट एज फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद एज प्राइम मिनिस्टर। और जो उन्होंने एक दो कोट्स कहे थे उनमें जो सबसे फेमस कोट था कि नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। आई थिंक वो क्लियरली एक सबको प्रेरणा देगा कि आगे अगर आपने कुछ करना है तो ठान लीजिए। और एक चीज उन्होंने और कही थी कि आप तभी हारते हैं जब आप गिव अप कर दें, जब तक आप हारते नहीं है तब तक आप लगातार ट्राई करते रहते हैं। तो आई थिंक बहुत जैसा आपने कहा बहुत दुखद दिन, और भगवान की आत्मा को शांति दे, और बस अब यही विश करेंगे। जी हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये आपने एकदम सही कहा। और दरअसल अनुज आप सही कह रहे हैं, उनकी भूमिका जो स्पेशली भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में रही, मेरे ख्याल में उनको उसी के लिए सबसे ज़्यादा हमारी जनरेशन याद करेगी। इसी नोट पर हम अलविदा कहेंगे। और ऑफ कोर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह सीएनबी से आवाज़ के लिए, जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे, बेहद स्पेशल रहे हैं, बेहद खास रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम पिछले 20 सालों से दरअसल आपके बीच रूबरू होते हुए दिखाई दिए हैं, और मेरे ख्याल में उनका वो आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। वीरू, गुड मॉर्निंग। बेहद दुखद दिन की शुरुआत आप कह सकते हैं। बिल्कुल आशिता, मेरे ख्याल से बाकी सब तो आपने कह ही दिया है। और हम 80s के किड के लिए 91 में पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ उन्होंने मिलकर इस अर्थव्यवस्था को खोला पूरे विश्व के लिए। और हर्षता, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल ख़त्म हुआ था, वो रात भर चली एक बैठक जिसमें फाइनली नाम तय हुआ कि मनमोहन सिंह अब प्रधानमंत्री होंगे इस देश के। तो सब मतलब बड़े उस वक्त इंटरेस्टिंगली उनका नाम जब आया था, मैं उनकी विनम्रता का बहुत कायल था हर्षता, यकीन मानिए। मतलब इतनी विनम्रता से उन्होंने बहुत टफ डेज को भी झेला। बाकी अर्थशास्त्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में तो खैर क्या कहना, लेकिन मैं उनकी विनम्रता का बहुत बड़ा कायल था। रेस्ट इन पीस सर, मनमोहन सिंह सर। मनमोहन सिंह का मुझे एक कुछ शब्द याद है, उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल रिमेंबर मी मोर काइंडली देन द मीडिया एवर डिड, एंड हिस्ट्री डज रिमेंबर यू काइंडली सर। हम यही कहेंगे। एक बार पता है हर्षदा कि जब उनके कार्यकाल के आखिरी, जब 2G का घोटाला जब हुआ था ना, तो बड़ी संसद में कार्रवाई में अगर आप देखें बहुत एजिटेशन हुआ करता था। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, सुषमा स्वराज जी थी उस वक्त, मेरे ख्याल से वो मैंने कटवा के भी रखा है, कभी आप सुनिएगा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। उसके बाद कटाक्ष सुषमा जी ने भी किया था, लेकिन वाकई मैं कह रहा हूँ ना कि उस दौर को भी उन्होंने कैसे झेला, वाकई सैल्यूट है उनको। मुझे एक बार सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी हाँ, सुनाता हूँ मैं आपको, जरा एक बार सुनिए उनको। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। वाकई क्या पल थे वो। जहाँ तक और जानकारी आ रही है, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि शनिवार को यानी कि कल नई दिल्ली में इनके अंतिम संस्कार रखे गए हैं। इनके मॉर्टल रिमेन्स को इनके रेसिडेंस को लाया जाएगा 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, और फिर यहाँ से वो सिलसिला ऑफ कोर्स लास्ट राइट्स का और लास्ट रिस्पेक्ट्स का शुरू होगा। इस पर आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो हम हमारे दर्शकों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह की दरअसल खासियत यही थी कि उन्होंने इकॉनमी को पूरी तरह से खोला। हम लिबरलाइज हुए, ग्लोबल मार्केट से हमारे तालमेल ज़्यादा बेहतर हुए, ज़्यादा संबंध जुड़े, और उसी पर फिर आ जाते हैं कि आज हम ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत लेंगे। मेरे साथ हॉर्मोज है, वीरू तो आप को बताएंगे ही कि आज दरअसल जनवरी सीरीज़ का पहला दिन है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करें और किस तरह की पोजीशन में आप दरअसल अपने आप को ढाल सकते हैं बतौर ट्रेडर। और कंचन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं सभी स्टॉक्स एंड न्यूज़ के लिए। हॉर्मस बताइए क्या है आज का ताज़ा अपडेट ग्लोबल मार्केट्स।
गुड मॉर्निंग हर्षदा। और दिन की शुरुआत तो ऐसे अच्छी नहीं हुई है, मगर ग्लोबल मार्केट्स भी कुछ ऐसे खास एक्शन था नहीं कल, क्योंकि छुट्टी के दिन के बाद वापस आए थे। साल का अंत होने जा रहा है तो वॉल्यूम्स कम है, पार्टिसिपेशन कम है, और सारे जो यूएस के बाज़ार थे वो लगभग फ्लैट लाइन पर ही बंद हुए हैं। तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन हमें देखने नहीं मिला। हाँ, बात ये है कि रिकवरी हुई थी दिन के लोस पे तब गए थे जब जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आए थे, और जॉबलेस क्लेम्स के डेटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो है वो अनुमान से बेहतर थे। 2,19,000 आए, 2,25,000 के अनुमान थे, मगर जो रिकरिंग एप्लीकेशंस थे जिनको 3 महीने से ज़्यादा काम न मिला हो और वो जो बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो संख्या थी, वो आंकड़ा जो था वो नवंबर 2021 के सबसे ऊपरी स्तर पर था। तो उस वजह से थोड़ी सी बाजार में दबाव देखने मिला, मगर फिर इंट्राडे रिकवरी भी हमें देखने मिली। एप्पल को छोड़कर सारे बिग टेक के शेयरों में कल बिकवाली, हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली, आप कह सकते हैं, क्योंकि चले भी काफ़ी है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा दबाव हमें S&P 500 और नैस्डैक में देखने मिला, जो कि फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुए। हम कल टेस्ला और बाकी सारे जो शेयर जिनमें खरीदारी हुई थी उनकी बात कर रहे थे। उनमें एक और नाम शामिल है, ऑरेकल का। और ऑरेकल का ये जो साल रहा है 2024 का, वो .com बूम के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है, 1999 के बाद का, क्योंकि 63% का उछाल हमें ऑरेकल में देखने मिला। और उनके जो फाउंडर है लैरी एरिसन, उनकी नेटवर्थ में इस ऑरेकल के शेयर प्राइस में जो बढ़ोतरी देखने मिली है, उस वजह से $75 बिलियन का इजाफा हुआ है, और अब वो $200 बिलियन के पार उनकी नेटवर्थ जो है वो चली गई है। मगर ये तो बाजार की बात रही, मगर जो क्यूज, जियोपॉलिटिक्स के क्यूज निकल कर आ रहे हैं वो अजरबैजान में निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दुर्घटना हुई थी, प्लेन दुर्घटना जो हुई थी, वहाँ पर अब ये कयास लगाया जा रहा है कि रशिया के हमले की वजह से वो प्लेन दुर्घटना हुई थी। मगर रशिया ने चेतावनी दी है कि जब तक ये जांच पूरी न हो जाए तब तक इस तरह की अटकलें लगाना ठीक नहीं है। और जो कजाकिस्तान के भी जो पूर्व जो उप प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि जब ये जांच अभी जारी है तो कोई अटकलें ना लगाई जाए इस वजह से। तो ये तो वहाँ की बात रही। और चीन में कल एक अच्छी खबर आप कह सकती है, अच्छी खबर निकल कर आई, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ फॉरकास्ट थे वो बढ़ाए हैं चीन के लिए। जो 2024 के तो 4.8 से 4.9 किए हैं, मगर 2025 के 4.1 से 4.5 किए हैं, जो कि अभी भी उनके जो 5% के टारगेट से उससे तो काफ़ी कम है। मगर उन्होंने ये कहा है कि जो हाउस होल्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो अभी भी थोड़ा सा कम है, और जो रियल एस्टेट मार्केट में संकट चल रहे हैं उस वजह से GDP ग्रोथ पर अभी भी दबाव आ सकता है। और वर्ल्ड बैंक ने ये जो है ग्रोथ के अनुमान जो है वो बढ़ाए हैं। और येन अभी भी कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर के खिलाफ जो है 5 महीने के निचले स्तर पर है, 158 के लेवल पर है। और कल बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने अब तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि जनवरी के महीने में ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं। तो फिलहाल कोई मिले जुले संकेत आप कह सकती हैं, मगर कोई बड़ा ट्रिगर इस वक्त ग्लोबल मार्केट से नहीं है। बड़ा ट्रिगर इस वक्त ग्लोबल मार्केट से नहीं, तो हमें अपने इंटरनल्स और कम वॉल्यूम वाले ट्रेड पर ही ज़्यादा जोर देना होगा। और कल का सत्र आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक्सपायरी का दिन और क्या बेतहाशा रिकवरी देखने को मिली नेशनल लेवल से। एक इंटरेस्टिंग सेशन उभर कर आया, क्योंकि एक समय ऐसा था जहां पर हमें लगा कि स्पेशली निफ्टी बैंक तो टूट ही जाएगा। दिन के दौरान यहां पर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। वो रिकवर होकर सिर्फ 62 पॉइंट नीचे, लेकिन असली रिकवरी का खेल दरअसल मिड कैप इंडेक्स ने दिखाया, जो एक समय 300 पॉइंट से ज़्यादा के नुकसान पर कारोबार कर रहा था, और ये जो रिकवर हुआ ये 67 पॉइंट ऊपर जाकर टिका। लेकिन सवाल यही है कि अब आज हम जनवरी सीरीज में उतर रहे हैं, और वैसे अगर आप देखें हिस्टोरिकली जनवरी का महीना रिटर्न्स के दरअसल लिहाज से इतना एंटरप्राइजिंग नहीं रहा है। वो कुछ डेटा पॉइंट्स वीरू हमने कल शाम को निकाले कि देखिए 2024 की जनवरी वाला महीना बहुत फ्लैट था, नेगेटिव 0.03% के रिटर्न्स। 2023 में -2.45% के रिटर्न्स। 22 में बहुत फ्लैट, इनफैक्ट 21 में -2.5% के रिटर्न्स, तो 2020 में -1.5% के रिटर्न्स। वो 20 और 21 में आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा था, डर था, तो गिरावट देखने को मिली थी। अब हम 2025 में उतरेंगे, 24 से 25 में उतरेंगे। सीरीज का आगाज उसी दरअसल मोड पर रहेगा, उसी ट्रांजिशन पर रहेगा। क्या उम्मीद है कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी, या फिर जितनी कम उम्मीदें उतनी कम डिसअपॉइंटमेंट? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात दूसरी कही वो ज़्यादा अच्छी है हर्षिता। गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए हर्षिता, 2 चीज़ें हैं इस जनवरी के लिए। प्लेसमेंट कैसी है, अगर आप डेटा वाइज देखें दूसरी है, और बाकी अगर आप देखें साइकोलॉजिकली देखें तो वो दूसरी है।
आप ओवरसोल्ड हैं, ये आपके हक में जा रहा है। दूसरी बात, बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेशंस के साथ आप जनवरी में जा रहे हैं, बट स्टिल जनवरी एक इवेंट से पहले की सीरीज होती है, उसमें लीस्ट एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रहे हैं आप। अब मैं आपको डेटा से प्रूव कर सकता हूं। 78% रोल ओवर्स, कम रोल ओवर्स और शॉर्ट रोल ओवर्स। जिस प्रकार की प्लेसमेंट है वो ये दिखा रहे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन और किसी, अगर आप देखें बड़े जिसे कहते हैं ना फायरवर्क्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है जनवरी की सीरीज। बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ हम जनवरी में एंटर कर रहे हैं। 78% रोल ओवर, थिन रोल ओवर है। और प्लेसमेंट देखते हैं ये किसकी है। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी के रोल्स हर्ष था और डिक्लाइन हुए हैं। तो रोल ओवर्स शॉर्ट और थिन और कम हुए हैं विद नेगेटिव रोल ओवर कॉस्ट। अब मैं आता हूं कि प्लेसमेंट कैसी है मार्केट की। जैसे कि मैंने कहा कि हम ओवरसोल्ड तो है, इसमें कोई राय नहीं है। निफ्टी स्टिल क्लोजर टू इट्स 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वीकली चार्ट्स पे काफ़ी डैमेज हो ही चुका है। बैंक निफ्टी अभी उस रिकवरी जोन में आने को तैयार नहीं है। एफआईएस के स्टैट्स को देखते हैं। कल भी उन्होंने माल बेचा हर्षता, और इंडेक्स में उनकी जो शॉर्ट है कमेंसमेंट ऑफ जनवरी अप्रॉक्सीमेटली 1,54,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो रही है। कल डीआईएस ने करीब 33-36 करोड़ रुपए की बाइंग करी, लेकिन 2400 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग थी। 1795 करोड़ का इंडेक्स बेचा और 3140 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया। बट स्टिल जनवरी में वो अपने साथ 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। मैंने आपको कल क्लियरली ही बोला था कि इंडेक्स अभी रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि 23,800 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन दोनों है। कल क्या रेंज दी थी मैंने? 23,868 और नीचे 23,628, उसी रेंज में रहा। हर्षता अभी भी आप यकीन मानिए कॉल पुट कंसंट्रेशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। 23,800 पे कॉल पुट इक्वली कंसंट्रेटेड है और बड़े कॉल राइटर्स का कन्विक्शन परसिस्ट करता है 23,900 पे, 24,000 पे, इन बोथ, आई मीन वीकली एंड मंथली। यहां तो सिर्फ आपको एक वीकली का सेंस मिलेगा। और नीचे 23,600 और 23,500 की पुट बिकी हुई है। अब 23,600 और 23,500 के पुट राइटर के पास क्या कन्विक्शन है कि जनाब ये बहुत ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है, कि जनाब ये ट्रेजेक्ट्री वो है जहां पे आपके 100 पॉइंट ऊपर 200 डेमा प्लेस्ड है। प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड से आपको एक और अच्छा सेंस मिलेगा कि कैसे बाजार अभी तय कर चुका है। ये देखिए 23,800 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन देखिए हर्षता, कि अभी मैं थोड़ा सा सिक्योर फील कर रहा हूं यहीं पर बैठे रहने पे। मेरे नीचे 200 डेमा है और ऊपर कॉल राइटर्स का जोन है, ऊपर कुछ वीकली एवरेजेस प्लेस्ड है। अप्रोच क्या रहेगी? RS1 लेके आइए। मैं अभी भी कह रहा हूं टिल द टाइम आप नहीं क्रॉस कर रहे हैं इस ट्रेजेक्ट्री को, वो ट्रेजेक्ट्री RS1 के परसिस्ट करती है। इट्स 23,869 एंड आज के लिए तब तक आप बैकफुट पे ही रहेंगे, तब तक आपका फंडा ट्रेड का वही है जहां आपको मैंने कल भी कहा था ट्रेड पिक कीजिएगा। दैट 710, 678, 680 उसी रेंज में ट्रेड पिक करके 869 से पहले कवर कर लीजिए। 869 अगर कटेगा तभी आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 919 और एक शॉर्ट कवरिंग आपको प्रिपेयर करेगी 998, 24,027 और इवन फॉर 24,079। ये एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग तुरंत आ सकता है। बट प्रिपेयर रहिए किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, और वो इस केस में आएगी अगर आप जब भी ट्रेड पिक कर रहे हैं, याद रखिएगा बेस 1 के इर्द गिर्द आपको पिक करना है। यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास है 200 डेमा का कन्विक्शन प्लस पुट राइटर्स। बट इन एनी केस इफ वी वायलेट 619, देन टेस्ट ऑफ 479,534, इवन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अभी तक नहीं गए हैं हम, 418 लुक्स पॉसिबल। तो मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया है बेस के लिए भी, बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिस्पेक्ट बेस 1 एंड RS1। निफ्टी बैंक डिफिकल्ट है हर्षता भी। कल भी ये नहीं पार कर पाया 100 डेमा और प्लस 737 क्या है जाके रीड कर लीजिएगा, एक गैप परसिस्ट करता है वहां पे, नहीं निकल पाया। बट जो बात हुई थी कि 51,000 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास, इट्स अ बाय नॉट एग्जैक्टली अ सेल। मैं एक चार्ट को रखिएगा स्क्रीन पे, मैं एक और चीज समझाता हूं आपको। 51,700 से लेकर, यार पिरामिड हटाइए 2 मिनट से 51,700 से लेकर 52,040 निफ्टी बैंक का बहुत डिफिकल्ट जोन है। 10 वीक, 20 वीक और डेली चार्ट्स पे मल्टीपल एवरेजेस इस 300 पॉइंट पे 700 से लेकर 52,000 के बीच में घूम रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट फॉर निफ्टी बैंक टू क्रॉस दैट 300 पॉइंट क्लस्टर एज ऑफ नाउ। तो हमें करना क्या चाहिए? अब लाइए पिरामिड्स को। 51,000 पे पुट राइटर प्लेस्ड है
और 51,500 पे कॉल पुट दोनों प्लेस्ड है, जो कि इंडिकेट करती हैं कि इंडेक्स माइट स्पेंड करे कुछ टाइम यहाँ पे। और 52,000 पे बड़ा कॉल राइटर है जिसके पास मल्टीपल एवरेजेस ना क्रॉस होने का कन्विक्शन है। अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 लिखे आइए बैंक निफ्टी के केस में, RS1 नहीं, पहले बेस 1 लिखे आइएगा। बेस 1 एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा रिस्क लेकर बाय करना चाहूंगा, एनी डिप अबव बेस 1। बट एक बात याद रखिएगा, 810 के नीचे अगर आप सस्टेन हो गए कुछ देर, तो आपको एक शॉर्ट ट्रेड टुवर्ड्स 200 डेमा, दैट्स 5441 डेफिनेटली मिलेगा, बट ओनली अपॉन द वायलेशन ऑफ 810। जब तक बेस 1 है बाय डिप करेंगे और उन सभी ट्रेड को RS1 के आसपास निपटा लेंगे। वो क्या है? 51,500, 51,700। अब आप समझ लीजिएगा कि 51,700 के ऊपर ये क्या है? ये वीकली चार्ट्स पे 10 वीक और 20 वीक है। सो फॉर ए बेटर क्लोज यू नीड टू क्लोज अबाउ 754 और फॉर ए ब्रेकआउट यू नीड टू क्लोज अबाउ 52040 ऑन डेली एंड वीकली। तो मैं अभी बेस 1 और RS1 के बीच में ट्रेड में इच्छुक हूं, बट निफ्टी बैंक का बेटर क्लोज तभी होगा जब आप 52,040 के ऊपर क्लोज होंगे। हर्षदा, चलिए, तो ये इनफैक्ट आज के लिए लेवल्स 52,040 वैसे लग तो दूर रहा है, लेकिन यू नेवर नो आज फ्राइडे के सेशन में वो हो पाता है या नहीं, देखेंगे। और पहली सीरीज़ का पहला दिन भी है। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद पहले तो बात करेंगे आज की खबरों वाले शेयरों की, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस सीरीज़ के वो कौन से 5 ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की भी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। आज ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से फीके हैं, लेकिन स्टॉक्स पर जोर दिया जाएगा। कंचन बताइए क्या है आज की बड़ी खबरें? जी, सबसे पहले रखना होगा आपको इंडसइंड बैंक अपनी रडार पे, बिकॉज कंपनी ने 1573 करोड़ की जो अपनी खराब MFI रिटेल लोन है उसको बेचने की योजना बना ली है, वो भी 100% कैश बेसिस पे। अगर इसका रिजर्व प्राइस देखा जाए तो वो 85 करोड़ रुपीस तय हुआ है और ये फिस्कल ईयर 25 क्वार्टर 2 के जो GNP है उसका है 69.6%। वहीं जुबिलेंट फूड वर्क्स को रखिए रडार पे, बिकॉज इन्होंने कोको कोला इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है फॉर देयर स्पार्कलिंग बेवरेजेस और साथ ही साथ बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने के लिए। NHPC बिकॉज सुबानसिरी लोअर HEP की जो 250 मेगावाट की 3 यूनिट है वो मई 2025 तक तैयार हो जाएगी और जो एडिशनल 250 मेगावाट की 5 यूनिट है वो मई 2026 तक तय हो जाएगी। ये कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है IGREL महिदाद को 57 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट को 200 करोड़ में बेचने की मंजूरी मिल गई है। एडिशनली कंपनी इसमें 40 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। इसके अलावा फ्लरी विंड एनर्जी में कंपनी 26% की हिस्सेदारी खरीदने वाली है करीबन 200 करोड़ में, जहां पे IGRL इनको 4 रुपए प्रति यूनिट में 107 की पावर जो है वो प्रोवाइड करेगी और फ्लरी विंड एनर्जी भी 4 रुपए पर यूनिट में 250 मेगावाट की पावर सप्लाई करने वाली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बिकॉज डिक्सन इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ सेलेकॉर गैजेट के बीच एक MOU साइन हुआ है रेफ्रिजरेटर और साथ ही साथ बाकी के कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए। RBL बैंक बिकॉज डैम कैपिटल में अपनी पूरी यानी कि 8.6% की कंपनी ने हिस्सेदारी बेच दी है और इस टाइम पे कंपनी का डैम कैपिटल के अंदर कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है। इनफैक्ट डैम कैपिटल आज वैसे भी रेडार पर रहेगा क्योंकि डैम कैपिटल अपनी पारी की शुरुआत करने वाला है। ध्यान रखिएगा आज 5 IPOs अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, जिसमें डैम कैपिटल है, ममता मशीनरी है, सनातन टेक्सटाइल, ट्रांस रेल लाइटिंग जैसी कंपनियां शामिल है और कॉनकॉर्ड एनवायरो भी है जो अपनी पारी की शुरुआत इस बाजार में करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां पर कोई खास एजेंडा है। लार्जली वो कैबिनेट की बैठक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए ही रहेगी, उनको लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए ही रहेगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बजट से जुड़ी हुई हैं उस पर अलग अलग बैठकें का दौर जो दरअसल परसों से शुरू हुआ है वो जारी रहेगा।
आज कमोडिटी मार्केट से दरअसल क्या संकेत आपने पढ़ने हैं, उस पर एक पर्सपेक्टिव मनोज कुमार जैन की तरफ से अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। चांदी में खरीदारी का मौका इन्होंने ढूंढा है। 90,400 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन सुझा रहे हैं। 88,750 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ध्यान रखिएगा ये मार्च सीरीज का ट्रेड रहेगा। और नेचुरल गैस जैन सीरीज में उन्होंने कहा है तेजी का सिलसिला बरकरार है। 292 के टारगेट के लिए तेजी करे। 274 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। मॉर्निंग कॉल में आज इतना ही, लेकिन आगे स्टॉक्स पर पूरा फोकस सीधा सौदा में 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आप वीरू और यतिन की जुबानी सुनेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।